बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस को थोड़ा सा देखेंगे। हमारे जियोग्राफी के लेक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। थोड़े बहुत थोड़े बहुत टॉपिक रह रहे थे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूँगा। तो साथ साथ हम इन्वायरमेंटल साइंस को भी थोड़ा सा टच करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से पीपीएससी मोस्टली क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, उसे भी हम देखेंगे, साथ साथ स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के लिहाज से। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद ठीक है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जी, इन्वायरमेंट क्या होता है, माहौल। इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ होती है, इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट, जो इमीडिएटली सराउंड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को, एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो उसके ऊपर ना किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस असरअंदाज हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। चलो जी, मैं लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग एनीथिंग immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it इसे कहते हैं जी हम इन्वायरमेंट। ठीक है जी, माहौल इसे भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जी, इन्वायरमेंट के कितने कम क्लासिफिकेशन, अगर हम इन्वायरमेंट को देखें, ठीक है, अगर आप अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें तो कितनी चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फिज़िकल इन्वायरमेंट और लिविंग इन्वायरमेंट। ठीक है जी, एक होता है फिज़िकल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है लिविंग इन्वायरमेंट। अब फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, फिज़िकल वो होता है एक्सटर्नल फिज़िकल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड लैंड, इनको हम बोलते हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद इसे हम एबायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट। उसके बाद लिविंग एनवायरनमेंट क्या होता है, लिविंग एनवायरनमेंट वो होता है जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन चीज़ों को हम लिविंग एनवायरनमेंट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। और इस इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। बायो का मतलब होता है जिंदा, बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो फिज़िकल इन्वायरमेंट फिज़िकल चीज़ों के लिहाज से होगा, एयर, वाटर, लैंड, इन चीज़ों के फिज़िकल फैक्टर्स जो होंगे। और लिविंग एनवायरनमेंट क्या होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट के, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं। एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, नंबर सेकंड पे हाइड्रोस्फीयर, नंबर 3 पे बायोस्फीयर, और नंबर 4 पे क्या होता है, लिथोस्फीयर। तो ये 4 किस्म के हमारे इन्वायरमेंट्स होते हैं जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो होते हैं वो सराउंड करते हैं। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज़ अ गैसियस लेयर अराउंड सराउंडिंग द अर्थ।
एटमॉस्फेयर जो है गैस की एक तह होती है, लेयर होती है, जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द जो होती है वो सराउंड करती है। ठीक है, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द देखें अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी जो है ना वो न्यूट्रल गैसेस होती हैं वो सराउंड करती हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वो स्फीयर जो पानी को सराउंड करते हैं, हाइड्रो वाटर से आता है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लेनेट, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद बायोस्फीयर, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो स्फीयर जहाँ पर ऊपर कोई लिविंग या बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहती है। इट मीन्स के वेयर लाइफ एग्जिस्ट। उसके बाद लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो आज हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, आज हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोस्फीयर को देखेंगे, उसके बाद बायोस्फीयर को। तो आज हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर को देखेंगे, इसके अंदर मज़ीद कौन कौन सी लेयर्स आती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा जी, एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये गैसियस लेयर होती है, गैसियस लेयर जो सराउंड करती है, सराउंडेड द अर्थ, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, वी कैन से दैट आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, अब गैसेस जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर वो दो काइंड्स की होती हैं। एक होती है कांस्टेंट गैस और दूसरी होती है वेरिएबल गैसेस। जो कांस्टेंट गैस होती है, ठीक है, वो उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, कांस्टेंट गैसेस। उसके बाद होती है वेरिएबल गैसेस। कांस्टेंट्स लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है जिनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, उसके बाद वेरिएबल गैसेस कौन सी होती हैं? जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो वेरिएबल होती है, उनके मतलब बढ़ती या कम होती रहती है। अब कांस्टेंट गैसेस की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, O2। अब नाइट्रोजन की आपको पता है कि जो फिक्स इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 78.09% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ऑक्सीजन की होती है 20.94% होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट पूछा जाता है PPSC में। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर 78.09। तो ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी वेरिएबल गैसेस। अब वेरिएबल गैसेस कौन सी होती हैं? जिनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। अब वेरिएबल की वो एग्जांपल पूछ रहा था कौन कौन सी हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वेरिएबल गैस है। वाटर वेपर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ओजोन लेयर जो होगी, ओजोन जो गैस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है। तो ये जो हैं सारी, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल गैसेस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर और मज़ीद कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो गैसेस की लेयर है ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक एंड होती है, और इसके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो मज़ीद इसके अंदर फर्दर जो हैं वो लेयर्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर मज़ीद 4 किस्म की जो है ना वो लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और नेक्स्ट पे अगर आप देखें तो एक्सोस्फेयर जो है ना वो सराउंड करती है एटमॉस्फेयर को। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली जो लेयर होती है, जो स्टार्ट होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, आपने इसको सारा याद नहीं रखना, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो बेसिक PPSC के लिहाज से अहम है, ठीक है, वो आपने याद रखने हैं। बाकी आप इसको अगर डिटेल के साथ पढ़ना चाहें तो आप नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं ना वही आपने पढ़ने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्रोपोस्फेयर बेसिकली 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक ये सराउंड करती है, एग्जिस्ट करती है। मतलब ज़मीन से ज़मीन की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर तक जो लेयर एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, किलोमीटर कहाँ से कितनी किलोमीटर इसकी जो है ना वो लेंथ है। अच्छा जी, ट्रोपोस्फेयर बेसिकली 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक सराउंड करती है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज़ करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप ज़मीन के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक जाएंगे तो टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज़ होगा -53 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आपने याद रखना है। फिर वो पूछ लेता है कि टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर इज़ कितना होता है, तो वो -53 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जिसके ऊपर कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे कमर्शियल जो जहाज़ होते हैं वो, ठीक है, इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर भी फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई, ठीक है, तो वो कौन सी लेयर होंगी, ट्रोपोस्फियर में। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये वो लेयर है, ठीक है, यहाँ पर जिसके वेदर्स हैपन्स हेयर, ठीक है। यहाँ की इस लेयर के अंदर ना कि आप जो है ना मौसमों की तब्दीली होती है। डिफरेंट काइंड्स के जो मौसम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, मौसम गर्मा सरमा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो 4-5 मौसम्स हैं वो इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपने याद रखने, ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फेयर के बाद। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 12 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर तक होती है, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है ये लेयर। उसके बाद जो ही, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जिसके ऊपर, जिसके अंदर ओजोन लेयर जो हमारी एग्जिस्ट करती है, ओजोन, ठीक है। ये जो आप ऊपर देखते हैं आसमान को जो नीला दिखाई देता है, वो बेसिकली नीला आसमान नहीं होता, बेसिकली वो ओजोन होती है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है। तो ओजोन लेयर बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सूरज से आती हैं उनको रोकती है, ठीक है, उनको जज़्ब कर लेती है और ज़मीन की तरफ उसको नहीं आने देती, ठीक है। तो बेसिकली ओजोन लेयर बहुत फ़ायदेमंद है हमारी अर्थ के लिए। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो सूरज से आने वाली जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट ज़मीन पर पहुँचेंगी, जिसकी वजह से ना डिफरेंट काइंड्स के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आई के मसले आजकल बढ़ रहे हैं। उसके बाद स्किन के जो मसले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ओजोन लेयर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है, ओजोन होल पैदा हो चुके हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, नंबर 3 पे है ना, टेम्परेचर जो है यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाता है 53 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये भी हमारे लिए तो काफ़ी नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है ट्रोपोस्फेयर की निस्बत, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है जी मीज़ोस्फेयर। मीज़ोस्फेयर मिडिल लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद मेटेओर्स बर्न हेयर, इस लेयर के अंदर जो है ना वो मेटेराइड्स जो होते हैं वो यहाँ पर बर्न्स करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है ये कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है। ये MCQs पूछा गया था लास्ट टाइम। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है, वो मीज़ोस्फेयर है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और टेम्परेचर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो टेम्परेचर जो होता है ना वो बेसिकली 93 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है मीज़ोस्फेयर के अंदर। उसके बाद है जी थर्मोस्फेयर, नंबर 4 पे जो लेयर है हमारी। थर्मोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर है, ठीक है। मीज़ोस्फेयर जो थी हमारी कोल्डेस्ट लेयर थी, और लेकिन जो थर्मोस्फेयर है ये हमारी हॉटेस्ट लेयर है। अच्छा, अब थर्मोस्फेयर जो है ना बेसिकली हॉटेस्ट लेयर है, ये बात आपने याद रखनी है। और अरोराज जो होते हैं ना वो इसी लेयर के अंदर फाउंड करते हैं। और इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है इस थर्मोस्फेयर के अंदर। अच्छा जी, अच्छा, थर्मोस्फेयर वो लेयर है जहाँ के ऊपर ना हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वो भी इसी थर्मोस्फेयर के ऊपर ना, ठीक है, वो चक्कर लगाती हैं, रिवॉल्व करती हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हॉटेस्ट लेयर है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और सैटेलाइट जो है ना वो यहाँ के ऊपर रिवॉल्व करती हैं। उसके बाद एंड पे जो हमारी लेयर है वो है एक्सोस्फेयर, ठीक है।
आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारी सबसे, जहाँ उसके बाद जो है ना वो हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर से। उसके बाद है जी एग्जोस्फेयर, हमारी लास्ट लेयर है, आउटर मोस्ट पार्ट है। और एग्जोस्फेयर के अंदर भी सैटेलाइट जो है ना वो ट्रेवल करते हैं। बेसिकली इन दो लेयर्स के ऊपर सैटेलाइट्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगर आपसे वो पूछे थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर दोनों का अगर वो ऑप्शन आ जाए तो आपने फिर एग्जोस्फेयर को क्लिक करना है, ठीक है। तो जो मतलब है कि पीपीएससी जिसको सही करती है तो वो एग्जोस्फेयर होगा, ठीक है। अगर एग्जोस्फेयर ना हो तो फिर थर्मोस्फेयर होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एग्जोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर है और सेटेलाइट जो है ना वो उसी के अंदर ट्रेवल करती हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली चेंज होता रहता है लोकेशन के साथ साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हाइड्रोस्फेयर देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर को देखेंगे, पानी को, उसके फ्रेश वाटर कितना है, टोटल ओवरऑल वाटर कितना है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक ये इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।